वडनगरी आरोग्यम के सभी दर्शकों को नमस्कार। सहकार बदल आभार। मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, मेडिकल डायरेक्टर गायत्री नर्सिंग होम, आज आप लोगों के बीच आम समस्या ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। कि ब्लड प्रेशर एक आम समस्या है और इस समस्या से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं और इसके बारे में बहुत सारे लोगों के दिल में भ्रांतियाँ किंवदंतियाँ हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसके बारे में कुछ स्पष्टता आपकी समझ प्रस्तुत करूं। सबसे पहला है कि ब्लड प्रेशर, ये नाम से ही जैसा जाहिर हो रहा है, ये कहीं ब्लड का प्रेशर बता रहा है। ब्लड प्रेशर का मतलब ब्लड वाला प्रेशर। तो ब्लड कहाँ बह रहा है? तो हमारे खून की नली जो होती है, पूरे शरीर में खून के नलियों का जाल बिछा हुआ है। उस खून की नलियों के अंदर ब्लड का संचरण हो रहा है, ब्लड का बहाव हो रहा है। उस को बहने के लिए एक प्रेशर चाहिए। उस प्रेशर को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो वह प्रेशर हमारे खून की नली जो होती है उसके अंदर के भाग में लगता है। जो प्रेशर से बहता है, जो अंदर के खून की नली के अंदर के भाग में जो प्रेशर लगता है, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर जनरेट कहाँ से होता है? क्योंकि खून की नली के बहाव के लिए प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर हमारे हृदय जो है वो पंप करता है। हृदय जब पंप करता है तो एक प्रेशर जनरेट होता है। वह प्रेशर जो है हृदय की नलियों के अंदर संचरण होता है या बहाव होता है उसका। तो ऐसा है कि ब्लड प्रेशर तो होना ही चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर ना हो तो हमारी जो ब्लड है, ये जो अपने न्यूट्रिएंट जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, ये ब्लड ले जा करके कोशिकाओं में पहुंचाती है। तो अगर ब्लड प्रेशर ना हो, यानी ब्लड का प्रेशर इतना कम हो कि वो संचरण, खून की नली बहना कम हो जाए या वो कोशिकाओं तक न पहुंचे, तो अल्टीमेटली हमको नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि कोशिकाओं के अंदर जो पोषक तत्व है, ऑक्सीजन है, वो पहुंचेगा नहीं। तो हमें चक्कर आएगा, हमको अशक्ति महसूस होगी, हम उठने बैठने में सक्षम हो जाएंगे, खड़ा होने पर हमें कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। तो इसको हम लोग जनरली लो प्रेशर बोलेंगे। तो अब है कि लो प्रेशर, ब्लड प्रेशर तो ठीक है, तो ब्लड प्रेशर तो लफड़ा कहाँ है? तो ब्लड प्रेशर एक रेंज में होना चाहिए, न नीचे होना चाहिए न ऊपर होना चाहिए। तभी सबसे पहला बात आता है कि नॉर्मल कितना। तो ऐसा देखा गया कि 2014 में एक कमेटी बनाई गई, जो GNC 8 बोलते हैं जिसको। उस कमेटी ने एविडेंस बेस्ड हम लोग को गाइडलाइन डॉक्टरों को दिया है। इसके आधार पर अभी टेट्री लाइन खींची गई है कि 120/80 जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। 120/80 आप देख रहे हैं, मैं 2 वर्ड बोल रहा हूँ, 120/80। यानी इसका मतलब जो ऊपर का बोल रहा हूँ मैं 120, वो सिस्टोलिक है। जो हृदय जिस समय पंप करता है, कंट्रैक्ट करेगा, पंप करेगा, उसमें जो सिस्टोलिक, उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, वो प्रेशर हमारा 120 होना चाहिए। और जब हृदय रिलैक्स हो रहा होता है तो उस समय भी ब्लड का नली जो है खाली नहीं हो जाता, उसके अंदर ब्लड का फ्लो थोड़ा थोड़ा होता रहता है। उस ब्लड के कारण जो प्रेशर खून की नलियों के ऊपर पड़ रहा है, उसको हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं। यानी ब्लड प्रेशर हम 2 नापते हैं, 2 लेवल पे नापते हैं। एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। ऊपर जो हम सिस्टोलिक को रखते हैं, नीचे हम डायस्टोलिक को रखते हैं। तो ऊपर का सिस्टोलिक हमारा 120, नीचे का डायस्टोलिक हमारा 80। ये नॉर्मल आर्बिट्रेटरी लाइन खींचा गया है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के हिसाब से कि 99% में देखा गया ये बीपी इतना नॉर्मल होता है। तो अब है बात कि अगर मान लीजिए 120/80 है और किसी का बीपी 122/82 है, तो ये हाई नहीं हो गया। तो इसके लिए भी एक आर्बिट्रेटरी लाइन खींची गई कि हाई कितने को बोलेंगे, मतलब एक्शन कब लेंगे, और लो कितने को बोलेंगे। तो मैं आपको एक रेंज बता दे रहा हूँ। 120/90 ऊपर का जो सिस्टोलिक है, 90 से लेकर के 120 तक नॉर्मल है। कितना? 90 से लेके 120। किसका? सिस्टोलिक का। डायस्टोलिक का कितना? 60 से 90। यानी 90 से लेके 120 तक सिस्टोलिक, 60 से लेके 90 तक डायस्टोलिक। ये बीपी नॉर्मल है। तो अब है कि GNC 8 जो हमारा 2014 में गाइडलाइन दिया हम लोग को, उन्होंने ऐसा बोला कि 120 से लेकर के सिस्टोलिक अगर 130 तक हो और डायस्टोलिक 80 हो, तो उसको जस्ट बोलेंगे कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, आपका ब्लड प्रेशर ऊंचा है, बराबर ना। बाकी इसको हाई बीपी नहीं बोलते, लेकिन ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊंचा है। इसका क्या मीनिंग है आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इतना याद रखिए, ऊपर का बीपी 120/30 और नीचे का बीपी आपका डायस्टोलिक 80 के आसपास है, तो इसको हमको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दूसरी लाइन में अगर आपका सिस्टोलिक 130 से लेकर के 139 तक है
और नीचे की जो बीपी है डायस्टोलिक 80 से लेकर 90 तक है तो इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। यानी एक हुआ एलिवेटेड बीपी जो 120 से लेकर 130 सिस्टोलिक 80 डायस्टोलिक जिसको बोलेंगे एलिवेटेड बीपी। दूसरा हुआ 130 से लेकर के 139 और नीचे का हुआ 80 से 90, इसको बोलेंगे स्टेज 1 हाइपरटेंशन। तो दोस्तों ये लाइन इसलिए मैं इस पर भार देना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक गाइडलाइन में एविडेंस बेस्ड जो गाइडलाइन ज्वाइंट नेशनल कमेटी नंबर 8 जो डिसीजन लिया, जो गाइडलाइन हमको दिया, उन्होंने ऐसा बोला है कि 120/, से ऊपर जैसे बीपी बढ़ने लगता है, वो एलिवेटेड बीपी हो या स्टेज 1 हाइपरटेंशन हो, तो आपको दवा नहीं चालू करना है। क्या करना है आपको, उनको गाइडलाइन को ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करना है, लेकिन ट्रीटमेंट टैबलेट नहीं देनी है, कोई गोलियां नहीं देनी है। तो आपको यहीं पर अलर्ट होना है दोस्तों कि आपकी बीपी अगर एलिवेटेड में आ रही है, आपका स्टेज 1 हाइपरटेंशन में है, यानी 120 से लेकर 140, नीचे का 80 से 90 के बीच में है, तो आपको दवा नहीं खाना है। तो क्या करना है, आपको थेरापेटिक लाइफस्टाइल चेंजेज अपनाना है। थेरापेटिक लाइफस्टाइल चेंजेज का मतलब हुआ कि कुछ ऐसा लाइफस्टाइल आप अपनाएं, कुछ ऐसा खान पान आप रखें जिससे आपका ये बीपी जो है 120/80 के आसपास रहे या 120/80 से नीचे रहे। ठीक है, तो इसमें हम के एक थेरापेटिक लाइफस्टाइल चेंजेज में क्या करते हैं, तो अब एक थेरापेटिक लाइफस्टाइल चेंजेज में हम लोग जनरली खाने पर ध्यान रखते हैं, नमक की मात्रा कम करते हैं, हाई पोटासियम डाइट वाला जैसे केला वाला जो हाई पोटासियम डाइट होता है उसको खाने से भी थोड़े से बीपी कम रहता है, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना होता है। दूसरा है योगा। योगा बहुत हद तक बीपी को कंट्रोल करता है। एक्सरसाइज आप कम से कम 1 घंटा, ऐसे तो मैं बोलूँगा 2 घंटा भी एक्सरसाइज करें तो कम नहीं है, वरना 1 घंटा तक आप एक्सरसाइज करें। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम 1 घंटा चलें, बराबर ना। कुछ योगा करें, एक्सरसाइज करें। फाइबर डाइट को आप जो है बढ़ाइए, अपने फ्रूट्स हरी सब्जियां को अपनी मात्रा में बढ़ाइए। अनाज थोड़ा कम खाएंगे तो चलेगा, सब्जी की मात्रा को जरूर बढ़ाइए। और अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि सिगरेट क्या करता है, जो खून की नली होती है उसकी इलास्टिसिटी जो होती है, कंपनसेटिव इलास्टिसिटी, उसको कम कर देता है। तो इलास्टिसिटी अगर कम हो जाएगी तो खून की नलियाँ हमारी सिकुड़ जाएगी। खून की नली जब सिकुड़ेगी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसमें शराब से भी ज़्यादा खतरनाक सिगरेट स्मोकिंग को हाई रिस्क फैक्टर पर रखा गया है। तो मेहरबानी करके अगर आप सिगरेट पीते हैं और तंबाकू खाते हैं तो ये 2 चीज़ें आपके बीपी के लिए खतरनाक है, इसको जितना जल्दी हो इसको छोड़ दीजिए। दूसरा है 8 घंटा आप सोने का कोशिश करें। 8 घंटा ढंग से अगर आप नींद लेते हैं, ये सबको देखा गया कि 8 घंटा सोना, 1 घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटा चलना, आधा से 1 घंटा तक आप अगर योगा करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप रिलैक्स रहते हैं, 8 घंटा नींद पूरा करते हैं, खाने में आप जो है थोड़ा सा हाई फाइबर डाइट आप उपयोग करते हैं, हरी सब्जियों का उपयोग करते हैं, बराबर ना, और सिगरेट छोड़ रहे हैं और चाय पीना छोड़ रहे हैं, तो आपको बहुत हद तक बीपी कंट्रोल करने में मदद मिलता है। अब है तीसरा लाइन जो स्टेज 2 हाइपरटेंशन का है, वो है 140/90। तो 140/90 ऊपर का सिस्टोलिक 140, डायस्टोलिक जो है 90, अगर वहाँ से बीपी अगर बढ़ता है तो उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोला जाता है। इस हाइपरटेंशन में बहुत सारी दवाएं हम लोग जोड़ते हैं, दवा का सलाह देते हैं मॉडर्न मेडिसिन वाले लोग, तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही चलना चाहिए, बराबर ना। तो उसके हिसाब से जो भी आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको सलाह दूंगा, दवा की ज़रूरत है। बहुत बार क्या होता है, थोड़ी सी दवा और थोड़ी सी जो थेरापेटिक लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। और दूसरी बात होती क्या, उससे नुकसान क्या होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर आपका पंप कर रहा है और हाई ब्लड प्रेशर से है, हाई ब्लड प्रेशर होने का मतलब होता है कि कारण क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या, सबसे पहले समझे हम। तो ब्लड प्रेशर कारण में देखा गया जनरली कि 3 प्रकार होते हैं जनरली। पहला प्रकार में है जिसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो आपके जेनेटिक कारणों से आता है। कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, माँ बाप को, आपके दादा चाचा को, किसी को है आपके जीन में, तो ब्लड प्रेशर देखा गया है कि आपको भी 45 के बाद जनरली ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है। कुछ आपको प्रोफेशनल स्ट्रेस के कारण भी होता है, और कभी कभी क्या होता है कि अचानक जेनेटिक होने के कारण खून की नलियाँ जो है इतनी मोटी होती है, धीरे धीरे करके पतली हो जाती है, जिसके कारण आपका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, अंदर जो प्रेशर बढ़ेगा। तो यदि प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, एक तो हृदय को जो है पंप करने में जोड़ पड़ेगा,
तो हृदय जब जोड़ जोड़ से, अगर मान लीजिए कि प्रेशर 120 पे पंप कर रहा है, आराम से पंप कर रहा है, अब वो 140 पे चला गया तो उसको कस कस के कंट्रैक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको ऐसा इतना प्रेशर जनरेट करना है ताकि शरीर के अंदर सारी कोशिकाओं को जो ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है, वो पहुंच जाए, ताकि आपके ऑर्गन वायबल रहें और आपका जो फंक्शन है, बॉडी का फंक्शन उपयुक्त लेवल पर काम करता रहे। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर ये पंप करेगा ज़्यादा, तो यदि बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, हृदय को फेल होने की संभावना रहेगी, हृदय आपका फेल हो सकता है, इसको हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं। बहुत बार क्या होता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो डायस्टोलिक बीपी जब बढ़ा होता है तो डायस्टोलिक का प्रेशर चूंकि बहुत ज़्यादा रहेगा तो खून की नलियाँ जो हृदय को पहुँचाती है उसके अंदर खून नहीं पहुँच पाता, जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, तो आपको इस्केमिक हार्ट डिजीज भी हो सकता है। दूसरा, आपका जो बहुत बार बार पंप कर रहा है, बार बार हृदय बहुत ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो क्या होता है कि हृदय की जो दीवारें होती है, वो देखा गया है कि हृदय की दीवारें जो है उसकी इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है, उसको एलवी हाइपरट्रोफी कहते हैं, वो हाइपरट्रोफिड हो जाता है, तो कंसेंट्रिक हार्ट उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। दूसरा है, अगर मान लीजिए प्रेशर इस प्रेशर के हिसाब से नली के अंदर बढ़े, तो नली के अंदर के भाग को इंडोथीलियम बोलते हैं, तो उसमें बहुत तेजी से अगर प्रेशर जा रहा से ब्लड जा रहा है तो अंदर की इंडोथीलियल जो जिसको बोलते हैं अंदर का भाग, अंदर का चमड़ा, अंदर का लेयर, वो लेयर डैमेज होने लगता है, क्योंकि बहुत प्रेशर से ब्लड जा रहा है तो रगड़ाना लगता है, घिसने लगता है कि तो अगर ब्लड अंदर अगर इंडोथीलियम डैमेज होगा तो इंडोथीलियम की जो स्मूथ होती है वो रफ हो जाएगी। तो रफ होने से क्या होगा कि वहाँ जो आपके ब्लड के अंदर चर्बी की मात्रा जो बढ़ी हुई है, अगर किसी कारण से चर्बी है, वो रफ जगह पर जाके चर्बी चिपक जाएगी। और कभी कभी देखा ऐसा गया है कि ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, मतलब देखा गया कि 10% से ज़्यादा वेरिएशन है, तो कभी कभी क्या होता है, वो जो छिली हुई इंडोथीलियल है, इंडोथीलियम में वहाँ जहाँ चर्बी चिपका था, वो चर्बी छूट कर करके कहीं जाके फंस गया। अगर मगज के अंदर फंस गया तो आपको लकवा करा दिया, हृदय के अंदर जाके फंस गया तो हृदय का अटैक करा दिया। तो ये चीज़ें होती है अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो। दूसरा क्या होता है कि अगर बहुत हाई प्रेशर से आपके किडनी को फ्लो जा रहा है, आँख को फ्लो जा रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, किडनी की झल्लियाँ जो किडनी फिल्टर का काम करती है, बहुत हाई प्रेशर से वहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है तो किडनी की झिल्लियाँ कमज़ोर हो जाती है, झिल्ली छलनी बोलते हैं उसको, कमज़ोर हो जाता है, तो उसके अंदर से प्रोटीन जाना शुरू हो जाता है, किडनी हमारी ख़राब होने लगती है। कभी कभी किडनी खराब हो जाती है और कभी कभी आँख के अंदर भी बहुत सारा हाई प्रेशर होने के कारण उसमें परपोटा बन जाता है, छोटा सा वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि अंदर के आंतरडे की अंदर की जो इंडोथीलियल है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसमें से बाहर निकल जाता है, फटने का डर रहता है। तो सबसे पहला देखा कि क्या क्या हो सकता है, हमारे हृदय का पंपिंग फेल हो सकता है, हृदय के खून की नली के कारण इस्केमिक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, खून की नलियाँ कमज़ोर हो सकती है तो फट सकती है, हृदय में लकवा मगज के अंदर मगज का लकवा हो सकता है, किडनी भी आपकी खराब हो सकती है, तो अगर और आँख भी खराब हो सकता है। इस तरह का अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर करके इन सब ऑर्गन को बचाया जाता है। दूसरा क्या होता है, अगर ब्लड प्रेशर हाई है आपका तो अमुक हम लोग जांच करते हैं, इस जांच के थ्रू हमको पता चलता है कि दो बातें पता चलती है। किडनी जो आपको मैंने कारण बताया था, वो कारण में एक कारण मैंने बताया इसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसमें बोला आपको जेनेटिक कारण से होता है। दूसरा कारण ऐसा होता है कि अगर किडनी खुद खराब हो, किसी और कारण से किडनी में अगर डैमेज हो गया या किडनी के खून की नली जो है सिकुड़ गई, जिसको रीनल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और रीनल पैरेन्काइमल डिजीज, किडनी खुद खराब है तो भी आपका बीपी बढ़ सकता है। तो जनरली हम लोग जब ब्लड प्रेशर के दर्दी हमारे पास आता है तो हम लोग ईसीजी करके देखते हैं, उसका क्रिएटिनिन करवाते हैं, उसका यूरिन रूटीन कराते हैं कि प्रोटीन जा रहा है कि नहीं, और दूसरा उसके आँख की जांच भी कराते हैं और इको भी करके देखते हैं कि हृदय का डैमेज तो नहीं है, हृदय की तकलीफ तो नहीं है। दोस्तों ऐसा है कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, ब्लड प्रेशर का कोई लक्षण नहीं होता। ब्लड प्रेशर का लक्षण जब वो अपने ऑर्गन को डैमेज कर देता है, बराबर ने हृदय को डैमेज कर दिया, किडनी को डैमेज कर दिया, आँख को डैमेज कर दिया, खून की नली को डैमेज कर दिया, तो उसके लक्षण आपको मिल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, लोग मेरे पास आते हैं 160/70, 160/100 बीपी होता है, बोलते हैं सर हमको तो कोई कम दिक्कत ही नहीं हो रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज का अपना कोई लक्षण नहीं होता है, साइलेंट किलर है, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिए। अगर है तो उसको ट्रीट करिए। दूसरी सब बातें एक बार होती है कि ब्लड प्रेशर का दवा एक बार अगर चालू हो गया तो बंद हो सकता है क्या? अगर ब्लड प्रेशर का दवा चालू हो गया तो मेहरबानी करके अपने से आप बंद ना करें, क्योंकि देखा गया है कि ब्लड प्रेशर जो है कभी हाई कभी लो, चूँकि वो पंपिंग ये स्टैटिक नहीं होता, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, कभी आप खुशी में हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, टेंशन में है तो भी बढ़ा हुआ रहेगा, आप रिलैक्स मूड में है तो कम रहेगा, क्योंकि हृदय के पंपिंग के ऊपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है।
तो स्ट्रेस अगर आपका काम का बढ़ रहा है या वर्क लोड आपका हृदय का बढ़ रहा है, आप दौड़ रहे हैं तो हृदय को खून पहुंचाना है तो पंपिंग करना लगता है जोर जोर से। तो इस स्थिति में क्या होता है, ब्लड प्रेशर स्टैटिक नहीं होता। अगर वेरिएबिलिटी है ब्लड प्रेशर में तो इस स्थिति में आपका जो मैंने बोला था कि नली जो है एंडोथेलियल छिल जाती है, उससे ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। वही कोलेस्ट्रॉल कभी वेरिएबिलिटी के कारण कभी 120 हो रहा है, कभी 160 हो रहा है, तो जैसे 160 120 टर्बुलेंस पैदा होगा तो वहाँ से खून की जो चर्बी की गट्ठे है वो छूटेगी और जाके कहीं ना कहीं फंसेगा, लकवा कराएगा, हृदय का लकवा कराएगा, अटैक कराएगा, ये सब कराएगा। तो दोस्तों ऐसा है कि बीपी की दवा एक बार चालू हो गई तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार से हम लोग बीपी की दवा को प्रयास करते हैं कि कम हो जाए, धीरे धीरे करके उसका एक लेवल है, उसको हम लोग फिर धीरे धीरे करके कम करते हैं। मेहरबानी करके एक बार अगर बीपी की दवा चालू हो जाए तो डॉक्टर की सलाह के बिना आप बीपी की दवा न बंद करें। धन्यवाद।